हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्यूम साइंस क्लास नंबर 277 एवोल्यूशन की एनसीईआरटी रिकैप्सुलेशन का नेक्स्ट पार्ट आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो, हम लोगों ने अब तक एवोल्यूशन के सारे बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ तक सीख लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, यानी हम लोग किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, कौन ऑर्गेनिजम्स किससे इवॉल्व हुए, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, वो सब स्टडी हम लोग यहाँ पर बहुत ब्रीफली करेंगे। 2000 मिलियन ईयर्स पहले यानी अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ इस अर्थ पे आया, यानी सबसे पहला सेल जो है अर्थ पे वो आया करीब 2000 मिलियन ईयर्स पहले। वो सेल जो था एक सिंगल सेल था और ये ऑक्सीजन रिलीज कर सकता था ना। एक सेल ऑक्सीजन कब रिलीज कर सकता है? सी, आज की बात करें अगर हम लोग, तो इस प्लेनेट पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 2000 साल पहले जो सेल्स आए थे जो ऑक्सीजन रिलीज करते थे, वो भी कुछ लाइट रिएक्शन जैसा रिएक्शन मैकेनिज्म था उनके पास में, जिससे वो फोटोसिंथेसाइज भी करते थे और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते थे। फिर धीरे धीरे यूनिसेलुलर लाइफ मल्टीसेलुलर लाइफ में कन्वर्ट होती गई, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते गए। आज से करीब 500 मिलियन ईयर्स पहले, 500 मिलियन ईयर्स अगो, इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी, सेल्यूलर फिर मल्टी सेल्यूलर, और करीब 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर करीब 350 मिलियन ईयर्स पहले ये इनवर्टिब्रेट्स धीरे धीरे जॉ लेस फिशेस में इवॉल्व हुए। ये ऐसी मछलियां थी जिनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं थे। आपने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर क्लास जॉलेस फिशेस के लिए रखी है। तो ये करीब आज से 350 मिलियन ईयर्स पहले जॉलेस फिशेस का एवोल्यूशन हुआ था, जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। देन उस टाइम पीरियड की बात करें 350 मिलियन ईयर्स अगो की, तो कुछ ऐसी फिश थी जिनके पास में स्ट्रॉन्ग फिन्स प्रेजेंट थे, दैट कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। देखिए, हमें अच्छे से पता है जो एवोल्यूशन का जो बेसिक रहता है वो है कि फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल्स से एक तरफ एव्स का एवोल्यूशन हुआ, और एव्स यानी बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ, और एक तरफ मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे 350 साल पहले कुछ ऐसी फिशेस प्रेजेंट थी जिनके फिन्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, और ये स्ट्रॉन्ग फिन्स होने के साथ साथ में ये लैंड पे भी मूव कर सकती थी और वाटर पे भी वापस आ सकती थी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फिशेस थी, यही फिशेस जो है आगे चलकर एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई, बिकॉज एम्फीबियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। उन फिशेस को कहा गया लोब फिन्स, वो फिशेस को कहा गया लोब फिन्स या सिलोकेंथ, और ये सिलोकेंथ ही बाद में फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हुआ जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते थे। बट वो जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते। दोज एम्फीबियंस नाउ डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये पिक्चर है आपके सामने एक लोब फिन्ड फिश का, और उसी से मिलते जुलते अर्ली एम्फीबियंस। बाद में ये अर्ली एम्फीबियंस मॉडर्न एम्फीबियंस में जो है इवॉल्व हो गए, बट एट प्रेजेंट अर्ली एम्फीबियंस जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो सर्वाइव नहीं कर रहे। अब तक हमें भी ऐसा लगता था कि जो सिलोकेंथ है वो सिलोकेंथ भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट 1938 में एकदम से हमने साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिलोकेंथ को जो है कैप्चर किया था। ठीक है, जो हमें लगता था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब ये तो जो एनसीईआरटी का अपडेट है उसके हिसाब से, बट अगर मैं ईयर 2020 की बात करूं यानी अभी की बात करूं, तो एक और सिलोकेंट हमें अभी जो है कैप्चर हमने किया है, जो हमें मिला है इस प्लेनेट के ऊपर, यानी सिलोकेंट अभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुए ना। जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे उनसे फिर मॉडर्न डे एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स उनसे इवॉल्व हुए। नाउ दीज मॉडर्न डे amphibians evolved into reptiles. Then वही जॉलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर्स पहले थी। फिर 320 मिलियन ईयर्स पहले की अगर मैं बात करूं तो जो है एग्जिस्ट करते थे सीवीड्स और पहले प्लांट्स। सीवीड्स यानी समुद्र में मिलने वाले वीड्स यानी प्लांट्स, और फर्स्ट प्लांट्स भी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे वो भी 320 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। और इस प्लेनेट पे लैंड पे सबसे पहले इन्वेड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो प्लांट्स थे। द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू इन्वेड लैंड्स वर प्लांट्स। जब एनिमल्स
लैंड पर पहुंचे उससे पहले वहां पर प्लांट्स आ चुके थे, तो ये फैक्ट अपने को याद रखना है। देन सिलोकेंट से इवॉल्व हुए प्रिमिटिव एम्फीबियंस, देन प्रिमिटिव एम्फीबियंस से मॉडर्न डे एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, और देन मॉडर्न डे एम्फीबियंस बाद में इवॉल्व होकर बने प्रिमिटिव रेप्टाइल्स। ठीक है, और प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में वी ऑल नो द बेस्ट एग्जांपल इज डायनासोर्स। ठीक है, तो एम्फीबियंस इवॉल्वड इनटू प्रिमिटिव रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर्स। नाउ सी, एम्फीबियंस को हम कहते हैं कि वो लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव करते हैं। अब एम्फीबियंस लैंड पे सरवाइव करते हैं, बट उनको फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। बट रेप्टाइल्स जो है वो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल बने, दे वर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ऐसा क्या रीजन था कि रेप्टाइल्स कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हो गए, जबकि एम्फीबियंस अभी भी एक्वाटिक सिस्टम पे डिपेंड करते थे? तो उसके पीछे जो सबसे बेसिक रीजन है वो है रेप्टाइल्स के एग। अगर हम रेप्टाइल के एग की बात करें तो जो रेप्टाइल का एग है उसका जो शेल रहता है, यानी उसका जो कवरिंग है वो काफी थिक रहता है, और इस थिक कवरिंग की वजह से ये एग्स इजीली सन में ड्राई अप नहीं हो पाते। एम्फीबियंस का यही प्रॉब्लम था कि एम्फीबियंस के एग्स काफी थिन थे, जो इजीली सन में जो है टेरेस्ट्रियल एरियाज में सन में इजीली ड्राई अप हो जाते हैं, इसलिए उनको वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर रिप्रोडक्शन। बट रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है, इसलिए रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स। बिगेस्ट डायनासोर की अगर हम बात करें तो वो है टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स का हाइट करीब 20 फीट का रहता था, और इनके दांत बिल्कुल डैगर जैसे, डैगर मतलब एक बड़ा चाकू, खंजर जिसको हम कहते हैं, तो उसके जैसे दांत थे टायरेनोसोरस रेक्स के। बट सून ऑल दिस प्रिमिटिव रेप्टाइल्स जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, एकदम से इस प्लेनेट से गायब हो गए करीब 65 मिलियन ईयर्स अगो। देखो, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग केवल बात करें उन्हीं फैक्ट्स की जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बाकी अदरवाइज अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो एवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं, बट हम लोग केवल नीट का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, हम लोग केवल एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू देख के चल रहे हैं। डायनासोर्स आज से करीब 65 मिलियन ईयर्स पहले अचानक से इस प्लेनेट से गायब हो गए, और उसके पीछे बहुत सारे सोच है लोगों के। बहुत से साइंटिस्ट अपनी अपनी जो है हाइपोथेसिस सामने लाकर रखते हैं, बट जो बेसिक रीजंस या फिर जो बेसिक थ्योरीज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला है क्लाइमेटिक चेंज, कि क्लाइमेट में कुछ इस तरह से इतना बड़ा बदलाव आया कि ये सब सरवाइव नहीं कर पाए। और कुछ थॉट्स ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दोज रेप्टाइल्स या मोस्ट ऑफ दोज प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, दे ऑल इवॉल्वड इनटू द बर्ड्स। तो बहुत अलग अलग इसके बारे में थॉट्स हैं, कोई स्पेसिफिक अभी तक हमको इसका पता नहीं है। बट अगर डायनासोर के एरा की बात करें तो उस एरा के जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डायनासोर्स के वक्त जितने भी दूसरे एनिमल्स थे सब एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। डायनासोर के टाइम के स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल, जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स थे, वो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स जैसे डायनासोर्स बाद में धीरे धीरे इनका एवोल्यूशन हुआ, और मॉडर्न डे रेप्टाइल्स जो है उनका फॉर्मेशन हुआ। मॉडर्न डे रेप्टाइल्स मतलब टर्टल्स, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल्स, ये सभी मॉडर्न डे रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। और तो ये सब इवॉल्व हुए हैं प्रिमिटिव रेप्टाइल्स से, और बाद में करीब इन रेप्टाइल्स ने इस अर्थ पे करीब 200 मिलियन ईयर्स तक डोमिनेट किया। दे वर द मोस्ट डोमिनेटिंग एनिमल्स फॉर द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स। बट देन फर्दर एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और इन रेप्टाइल्स से एक ब्रांच बन के एव्स और एक ब्रांच बन गए मैमल्स। नाउ उस टाइम के, यानी रेप्टाइल्स के टाइम के जो टेरिडोफाइट्स यानी बहुत बड़े बड़े जाइंट फर्न्स थे, वो सब के सब जो है गिर गए और धीरे धीरे धरती के नीचे कोल्ड डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो गए। उस वक्त प्रेजेंट थे जाइंट फर्न्स, बहुत बड़े बड़े ये टेरिडोफाइट्स थे जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जो धीरे धीरे सब कोल्ड डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो गए। फिर करीब आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स बैक, इनमें से कुछ लैंड रेप्टाइल्स ने सेकेंडरी एडेप्टेशन किया और वापस वाटर में चले गए। मतलब फिशेस से एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर आए, और सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स बने रेप्टाइल्स। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो सेकेंडरी एडेप्टेशन करके वापस वाटर में चले गए, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है इक्थियोसॉर्स। मैं यहाँ पे आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। देखो, इक्थ वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड बेसिकली फिश के लिए यूज होता है। तो आपको बायोलॉजी में कहीं पे भी ये वर्ड मिले इक्थ, तो आप समझ जाना ये किसी फिश की बात कर रहा है। जैसे देखो, आप कार्टिलेजिनस फिशेस के लिए वर्ड यूज करते हो कॉन्ड्रोइक्थियस, कॉन्ड्रोइक्थियस,
तो सेम वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहा है फिश, और कॉन्ट्रो का मतलब था कार्टिलेज, तो कार्टिलेजनस फिश, या फिर आप बोलते हो ऑस्टिक्थियस बोनी फिश को, तो इक्थियस वर्ड फिश को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्थियोसॉर्स आप ऐसा समझ लेना कि फिश लाइक रेप्टाइल, एक ऐसा रेप्टाइल जो वापस वाटर में चला गया, वो था इक्थियोसॉर्स। बाद में रेप्टाइल्स से जैसा हमने पढ़ा कि मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ, और जो सबसे पहले मैमल्स इस प्लेनेट पे थे वो कुछ श्रूज के जैसे थे, और उनके बहुत स्मॉल साइज्ड फॉसिल्स हमें मिले हैं। आप उनका साइज देखो, इन मैमल्स का साइज करीब इतना छोटा था, जो आपके फिंगर का केवल एक पोर्शन छोटा सा, इतने से साइज के श्रूज के साइज के मैमल्स थे जो सबसे पहले इस प्लेनेट पर आए। और उसके बाद तो आज तक मैमल्स का ही डोमिनेशन रहा है इस प्लेनेट पे। मतलब रेप्टाइल्स ने अपने एवोल्यूशन के बाद में करीब 200 मिलियन ईयर्स तक जो है इस प्लेनेट पे डोमिनेट किया, और जब रेप्टाइल्स से मैमल्स इवॉल्व हुए उस टाइम से लेकर आज तक इस प्लेनेट पे जो है मैमल्स का डोमिनेशन रहा है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट मेक मैमल्स द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स? ऐसे क्या कैरेक्टर्स हैं मैमल्स के पास कि इतने ज्यादा सक्सेसफुल है? और इसमें सबसे पहला रीजन है उनका विविपेरस होना। मैमल्स विविपेरस होते हैं, यानी कि अपने प्रोटेक्टेड, अपने जो उनका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है उनके चाइल्ड का, वो उनकी बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, जो कि कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। तो उनका विविपेरस होना उनके सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन बना। और उसके अलावा मैमल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर, किसी भी तरह के डेंजर को सेंस करना और उसको कैसे अवॉइड करना है उसको बहुत अच्छे से भांप सकते हैं मैमल्स। सो ये दो मेन रीजंस हैं मैमल्स के सक्सेस के। अब जैसा हमने पढ़ा कि रेप्टाइल्स भी सेकेंडरी एडेप्टेशन की फॉर्म में वापस एक्वाटिक हो गए थे कुछ उनमें से, वैसे मैमल्स भी कुछ ऐसे हैं जो एक्वाटिक है, यानी कि वो लैंड से वापस मूव हुए टुवर्ड्स दी एक्वाटिक सिस्टम्स। अब ये जितने भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये सब के सब मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। इनमें सबसे पहला एग्जांपल है व्हेल। रिमेंबर व्हेल इज अ मैमल। उसके अलावा डॉल्फिन्स, देन सील्स एंड देन सी काउस। व्हेल, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउस, ये चारों एक्वाटिक मैमल्स के एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। इसका आपको आइडिया रहेगा, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, धीरे धीरे खिसकना। तो जब हम लोग बात करते हैं इस प्लेनेट के हिस्ट्री की, तो हमें अच्छे से पता है कि जो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक ही थे पहले, बाद में सब कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते गए और काफी अलग अलग होते गए। बात करता हूं मैं आज के टाइम की, ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सी दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसमें बेसिकली कनाडा, यूएसए और मैक्सिको जो मेजर कंट्रीज है, और ये है अपना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली जैसे मेन कंट्रीज आते हैं। आज के टाइम पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, बट ऐसा पहले नहीं था। जब ये दोनों अलग अलग थे तो साउथ अमेरिका के अंदर मैमल्स जैसे कि हॉर्स, हिपोपोटामस, बेयर, रैबिट एटसेट्रा, इस तरह के मिलते जुलते मैमल्स साउथ अमेरिका में प्रेजेंट थे। बट देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई और साउथ अमेरिका जुड़ गया नॉर्थ अमेरिका के साथ में, और फिर उसके बाद में जो नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया साउथ अमेरिकन एनिमल्स को, यानी नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स ने साउथ अमेरिकन एनिमल्स की जगह वहां पर ले ली बिकॉज ऑफ द यूनियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सिमिलरली वी ऑल नो कि अर्लियर ऑस्ट्रेलिया वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये देखो यहाँ पर, ये पिक्चर पहले का है, देखो यहाँ पर, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, दिस इज अरेबिया, देन इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। देखो इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया ये तीनों साथ में। बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई, अंटार्कटिका और साउथ की तरफ चला गया और ऑस्ट्रेलिया भी साउथ की तरफ चला गया और सेपरेट हो गए, लेकिन पहले ये सब एक साथ में थे। तो इन सब का जो फौना था, यानी एनिमल्स थे, वो करीब करीब एक जैसे थे। बाद में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गए, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेसिकली फिर जो जितने दूसरे प्लेसेंटल मैमल्स थे उनका नंबर काफी कम था, इसलिए मार्सुपियल्स को किसी तरह के दूसरे मैमल्स से कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं। अदरवाइज जो मार्सुपियल्स पीछे बच गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये मार्सुपियल्स को सीधा सीधा कंपटीशन मिला प्लेसेंटल मैमल्स से, और प्लेसेंटल मैमल्स जो है उनको डोमिनेट कर गए। बट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सेपरेट हो गया और इन मार्सुपियल्स को कोई कंपटीशन था नहीं, तो ये मार्सुपियल्स इजीली ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव कर गए, और आज के टाइम पे आपको मार्सुपियल्स केवल ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को
मिलते हैं। तो ये रीजन है कि वाई मार्सुपियल्स आर प्रेजेंट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये डिफरेंट एवोल्यूशन स्टोरीज थी, लेकिन आज तक की अगर कोई सबसे सक्सेसफुल एवोल्यूशन की स्टोरी रही है तो वो रही है ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स किस तरह से इतने ज्यादा इवॉल्व हुए कि उन्होंने लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर ली और सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया। ह्यूमन बींग्स आर दी ओनली एनिमल्स विद सेल्फ कॉन्शियसनेस। केवल यही वो एनिमल्स है जिनके पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बाकी किसी भी एनिमल के पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस आज के टाइम पर नहीं है। This is our story, the story of the evolution of human beings, the most successful evolution story. Now, अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में दो एनसीईआरटी के पिक्चर्स, दो एनसीईआरटी के फिगर्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों फिगर्स अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं, ठीक है। तो उन इंफॉर्मेशन को कैसे डिकोड करना है, कैसे समझना है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। देखो, सबसे पहले तो इस पिक्चर की बात करता हूं। हमने इस प्लेनेट का जो आज तक का कंप्लीट टाइम पीरियड है उसको टोटल 6 एराज में डिवाइड किया है। द एंटायर टाइम पीरियड, यानी जब से प्लेनेट बना है तब से लेकर आज तक के टाइम को, द एंटायर टाइम को 6 अलग अलग एराज में हमने डिवाइड किया। और उन 6 एराज में से 3 जो लेटर एराज थे, जो बाद के एराज थे, मतलब पहले के 3 एराज के बारे में एनसीईआरटी ने इस पिक्चर में नहीं बताया, लेकिन बाद के 3 एराज यानी पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा, ये तीनों एराज एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन यहाँ पर किए। तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ पैलियोजोइक एरा से। पैलियोजोइक एरा के बाद में आएगा मीजोजोइक एरा, और मीजोजोइक एरा के बाद में आया सीनोजोइक एरा, और आज के टाइम जो एरा चल रहा है वो है अपना सीनोजोइक एरा, एरा ऑफ द मैमल्स। मीजोजोइक एरा, एरा ऑफ द रेप्टाइल्स, ठीक है। बाद में हमने इन एराज को भी पीरियड्स में डिवाइड किया है। एराज को भी हमने बाद में पीरियड्स में डिवाइड किया है। जैसे देखो, पैलियोजोइक एरा की बात करूं तो पैलियोजोइक एरा में एक आता है सिल्यूरियन पीरियड, फिर डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और फिर आया पर्मियन पीरियड। ये सीक्वेंस है, मतलब आप जब ऊपर की तरफ जाओगे नीचे से तो टाइम बढ़ता जा रहा है। फिर आया मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में आया ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड, और उसके बाद में आया सीनोजोइक एरा जिसमें है टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। अब देखो, यहाँ पर सारे पीरियड्स की बात तो यहाँ पे की नहीं गई है, पर जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है हम लोग केवल उन्हीं पीरियड्स की और उन्हीं एराज की यहाँ पर बात करेंगे। प्लांट्स की हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, प्लांट्स की हिस्ट्री से पहले मैं आपको प्लांट्स का जो बेसिक जो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है वो मैं एक बार आपको बता दूं ताकि आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए। देखो, प्लांट्स की कैटेगरी में सबसे पहले एवोल्यूशन हुआ था थैलोफाइट्स का, थैलोफाइट्स यानी कि एल्गी का। इन एल्गी से बाद में डेवलपमेंट हुआ ब्रायोफाइट्स, जैसे कि मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स से इवॉल्व हुए सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट्स जिनको आप कहते हो टेरिडोफाइट्स। रिमेंबर, ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। टेरिडोफाइट्स पहले प्लांट्स है जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। बाद में टेरिडोफाइट्स से इवॉल्व हुए जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में बेसिकली सारे फंग्स आते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स से बाद में इवॉल्व हुए एंजियोस्पर्म, यानी मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। सबसे सक्सेसफुल जो आज के टाइम के प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स। तो ये बेसिक सीक्वेंस रहा है, और यही रीजन है कि जब आप प्लांट डाइवर्सिटी स्टडी करते हो तो प्लांट डाइवर्सिटी को भी आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप एल्गी पढ़ते हो, फिर आप ब्रायोफाइट्स पढ़ते हो, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म्स, ताकि आपको एवोल्यूशन का आइडिया रहे। तो प्लांट्स का एवोल्यूशन इस पिक्चर के हिसाब से देखें, इन्होंने बताया कि सबसे पहले क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स आए। क्लोरोफाइट आपको पता हो तो थैलोफाइटा यानी एल्गी के अंदर एक ग्रीन एल्गी आती है जिनको आप कहते हो क्लोरोफाइट्स। तो सबसे पहले क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स आए, सबसे पहले क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स आए। बाद में इन क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स से 2 ब्रांचिंग हो गई, इन क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से 2 ब्रांचिंग हो गई। एक ब्रांच जो है वो इवॉल्व हुई और उन्होंने बनाया धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स को, इसको ब्रायोफाइट्स को। और वी ऑल नो थैलोफाइट्स से कौन इवॉल्व हुए? ब्रायोफाइट्स। तो पहले आए क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स, इन क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स ने 2 ब्रांचिंग कर ली एवोल्यूशन में। एक ब्रांच जाके डेवलप हो गई ब्रायोफाइट्स में, और दूसरी ब्रांच जाकर डेवलप हुई ट्रेकियोफाइट्स के अंदर, ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स। ना व्हाट आर ट्रेकियोफाइट्स? ट्रेकियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों ट्रेकियोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले आए ट्रैकियोफाइट के भी एंसेस्टर्स। ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स फिर आगे फर्दर इन्होंने दो ब्रांचिंग कर ली। ठीक है, ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स की भी दो ब्रांचिंग हो गई। एक डेवलप हो गए राइनिया टाइप प्लांट्स में। ठीक है ना, व्हाट इज राइनिया? राइनिया की अगर हम बात करें तो राइनिया आर एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स। ट्रैकियोफाइट के भी एंसेस्टर्स आए और ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स से ट्रैकियोफाइट्स बने और उन ट्रैकियोफाइट्स में सबसे पहले जो थे वो थे राइनिया टाइप प्लांट्स। राइनिया बेसिकली बहुत ही पुराने वेस्कुलर प्लांट्स को कहते हैं राइनिया। और एक ब्रांच उनकी डेवलप हो गई ज़ोस्टेरोफाइलम में। ज़ोस्टेरोफाइलम भी आज के टाइम की बात करूं तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर ये भी वेस्कुलर प्लांट्स थे। तो ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स, अब इन ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स से ट्रैकियोफाइट्स यानी प्लांट्स विथ वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप होंगे। एक ब्रांच डेवलप हो जाएगा राइनिया टाइप प्लांट्स में और एक ब्रांच डेवलप हो गया ज़ोस्टेरोफाइलम में। बाद में इन ज़ोस्टेरोफाइलम प्लांट्स से जो है फर्दर ब्रांचिंग हुई और एक तरफ बन गए आर्बोरोसेंट लाइकोपोड्स। आर्बोरोसेंट लाइकोपोड्स, आर्बोरोसेंट का मतलब होता है ट्री लाइक। आर्बोरोसेंट का मतलब क्या होता है? ट्री लाइक। और लाइकोपोड्स बेसिकली टेरिडोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइट्स में अलग अलग डिवीजन और हैं, उनमें से एक डिवीजन होता है लाइकोपोड्स। तो एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स से एक्चुअल टेरिडोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। एक ब्रांच से ट्री लाइक टेरिडोफाइट्स बन गए यानी ट्री लाइक फर्न्स बन गए लाइकोपोड्स, और एक ब्रांच जो है हर्बेशियस लाइकोपोड्स में कन्वर्ट हो गए। हर्बेशियस मतलब छोटे हब लाइक लाइकोपोड्स, और एक हो गए तुम्हारे ट्री लाइक लाइकोपोड्स। ये दोनों डेवलप हुए ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स के ज़ोस्टेरोफाइलम, और ज़ोस्टेरोफाइलम से इवोल्यूशन हुआ इनका। देन राइनिया टाइप प्लांट्स फिर कन्वर्ट हुआ साइलोफाइटोन जैसे प्लांट्स में। अगेन साइलोफाइटोन भी आपके एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। साइलोफाइटोन, राइनिया और ज़ोस्टेरोफाइलम ये सब के सब एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब साइलोफाइटोन जो है, ये साइलोफाइटोन को आप देखो यहाँ पर, एक साइलोफाइटोन से आपको बहुत सारी ब्रांचिंग देखने को मिल रही है कि किस तरह से साइलोफाइटोन की मल्टीपल ब्रांचिंग हुई। और इन साइलोफाइटोन की ब्रांचिंग से पहली ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो साइलोफाइटोन से एक तरफ डेवलप हुए स्फिनोप्सिडा यानी हॉर्स टेल्स। सी स्फिनोप्सिड्स या हॉर्स टेल्स ये बेसिकली फंस की कैटेगरी में आते हैं, आपने पढ़ा रहेगा फंस के अंदर हॉर्स टेल। तो साइलोफाइटोन यानी एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट से एक तरफ डेवलप हो गए स्फिनोप्सिड्स और हॉर्स टेल्स। देखो यहाँ पर डिफरेंस समझना तुम लोग कि हॉर्स टेल्स भी फंस हैं और लाइकोपोड्स भी फन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। बट लाइकोपोड्स जो है वो डेवलप हुए ज़ोस्टेरोफाइलम से, और ज़ोस्टेरोफाइलम डेवलप हुआ है ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स से, जबकि स्फिनोप्सिडा जो है वो डेवलप हुए हैं साइलोफाइटोन, यानी इनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं। चाहे हैं दोनों टेरिडोफाइट्स लेकिन इनके एंसेस्टर्स डिफरेंट है। फिर साइलोफाइटोन से एक ब्रांचिंग होकर डेवलप हो गए फंस। अब यहाँ देखना, लाइकोपोड्स टेरिडोफाइट्स में आते हैं, हॉर्स टेल्स टेरिडोफाइट्स में आते हैं और फर्न्स भी टेरिडोफाइट्स में आते हैं। ये तीनों टेरिडोफाइट्स में आते हैं, लेकिन फर्न्स और हॉर्स टेल्स इनका एंसेस्टर है साइलोफाइटोन, जबकि लाइकोपोड्स का एंसेस्टर है ज़ोस्टेरोफाइलम। इसी तरह से साइलोफाइटोन से एक और ब्रांच निकली एवोल्यूशन की और बन गए गिंकोस। गिंकोस एज वी नो आर प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स। गिंकोस जो है वो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बेसिकली साइलोफाइटोन से ही जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ है। साइलोफाइटोन से ही सबसे मॉडर्न टेरिडोफाइट्स यानी फर्न्स का डेवलपमेंट हुआ, साइलोफाइटोन से ही हॉर्सटेल का डेवलपमेंट हुआ और साइलोफाइटोन से ही गिंकोस का डेवलपमेंट हुआ। और इसी तरह से साइलोफाइटोन ने बाद में कोनिफर्स का भी डेवलपमेंट किया। नाउ कोनिफर्स आल्सो बिलोंग टू दी जिम्नोस्पर्म, कोनिफर्स भी जिम्नोस्पर्म है। और इन्हीं साइलोफाइटोन की एक ब्रांच से ग्नीटेल्स का डेवलपमेंट हुआ है और ये ग्नीटेल्स भी जिम्नोस्पर्म है, यानी कि गिंको, कोनिफर और ग्नीटेल्स ये तीनों जो जिम्नोस्पर्म है वो साइलोफाइटोन से डेवलप हुए हैं। वापस बता रहा हूं मैं, टेरिडोफाइट्स में मैं वापस ले लेता हूं इस चीज को एक बार वापस आप लोगों के लिए। टेरिडोफाइट्स में अगर बात करूं तो लाइकोपोड्स आते हैं, हॉर्सटेल्स आते हैं और फर्न्स आते हैं। इसमें से लाइकोपोड्स डेवलप हुए ज़ोस्टेरोफाइलम से। ज़ोस्टेरोफाइलम ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर्स से डेवलप हुआ है। और बाकी के जो दो टेरिडोफाइट्स है यानी हॉर्सटेल्स और फर्न्स, इन दोनों का डेवलपमेंट हुआ है साइलोफाइटोन से। जिम्नोस्पर्म की बात करता हूं, जो जिम्नोस्पर्म में गिंकोस, कोनिफर्स और ग्नीटेल्स ये तीनों जिम्नोस्पर्म जो है वो डेवलप हुए हैं आपके साइलोफाइटोन से। नेक्स्ट बात करता हूं, साइलोफाइटोन से डेवलप हुए कुछ प्रोजिम्नोस्पर्म्स। Progymnosperms. Now, progymnosperm developed into seed ferns.
दे डेवलप इनटू सीड फंड्स, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट है। आप लोग ध्यान रखिए, देखिए समझिए इस बात को, टेरिडोफाइट्स या फिर आप फंड्स की बात करो तो उनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। टेरिडोफाइट्स डोंट हैव सीड्स, इसलिए तो टेरिडोफाइट्स को जो है क्रिप्टोगेमस वाली कैटेगरी में हम रखते हैं, फेनेरोगेमस की कैटेगरी में नहीं रखते। फेनेरोगेमस यानी कि सीडेड प्लांट्स में केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, लेकिन प्रोजिम्नोस्पर्म्स जो है उनसे सीड फंड्स का डेवलपमेंट हुआ, कुछ ऐसे फंड्स का डेवलप हुआ जिनमें सीड्स प्रेजेंट थे। और इसलिए जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सीड वाली हैबिट कौन से प्लांट्स से डेवलप हुई है, तो आंसर जाता है टेरिडोफाइट्स या फिर फंड्स। अब इन सीड वाले फंड्स से एक ब्रांच से डेवलप हुआ है साइकेट्स, एक ब्रांच से डेवलप हुआ है साइकेट्स। नाउ साइकेट्स बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी। साइकेट्स किस में आते हैं? साइकेट्स आते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और एक तरफ साइकेट सीड फंड्स से जिम्नोस्पर्म डेवलप हुए और एक तरफ सीड फंड्स से डेवलप हुए एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में आते हैं दोनों डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। यानी सीड फंड्स से ही डेवलप हुए हैं जिम्नोस्पर्म का साइकेट वाला ग्रुप, और उन्हीं से डेवलप हुए हैं एंजियोस्पर्म्स। जैसा एनिमल्स में हम कहते हैं कि रेप्टाइल्स से एक ब्रांच होकर मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ है और एक ब्रांच निकल के बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है, वैसे ही सीड फंड्स से एक तरफ साइकेट्स का फॉर्मेशन हुआ है और एक तरफ एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ जिम्नोस्पर्म को देखो, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कौन आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर नोट करें, देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में देखना कौन कौन है। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले आता है गिंकोस, उसके बाद में कोनीफर्स, उसके बाद में ग्नीटेल्स और उसके बाद में साइकेड्स। तो ये चारों जिम्नोस्पर्म है, लेकिन चारों जिम्नोस्पर्म में साइकेड इकलौता जिम्नोस्पर्म है जो सीड फंड से डेवलप हुआ है। बाकी तीनों के तीनों जो जिम्नोस्पर्म है, गिंकोस, ग्नीटेल्स और कोनीफर्स, ये सब साइलोफाइटोन की ब्रांचेस से डेवलप हुए हैं, सारे के सारे साइलोफाइटोन से डेवलप हुए हैं, जबकि साइकेड्स सीड फंड से डेवलप हुए हैं। तो ये है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स के, इस तरह से सभी प्लांट्स का धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। और इस पूरे पिक्चर में आपको एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से पीरियड में ज्यादा डोमिनेंट थे। अगर आप मेसोजोइक एरा की बात करो तो मेसोजोइक एरा में आपको मोस्टली जो है देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के, देखो गिंकोस, ग्नीटेल्स, कोनिफर्स, साइकेड्स, ये जिम्नोस्पर्म का टाइम था। और जो सीनोजोइक एरा है, ये सीनोजोइक एरा है एंजियोस्पर्म्स की, सीनोजोइक एरा एंजियोस्पर्म की एरा है। तो ये पिक्चर आपको दिमाग में रखना है कि कौन किससे डेवलप हुआ है। बहुत आसान है, एक दो बार आप इस वीडियो को देखोगे आपको सब कुछ चीजें अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स। केवल वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और इसमें हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात नहीं करेंगे। और वर्टिब्रेट्स में जो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर रेप्टाइल्स की और मैमल्स और बर्ड्स की, खास करके इस पिक्चर में। देखो बात करते हैं हम लोग वापस यहाँ पे, देखो पीरियड्स मेंशन है, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, और इस तरफ क्वाटरनरी और टर्शियरी। क्वाटरनरी और टर्शियरी ये दोनों तो सीनोजोइक एरा में आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे सीनोजोइक एरा में। उसके अलावा क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक ये तीनों आ जाएंगे मीसोजोइक एरा में। और जो बचा पर्मियन और कार्बोनिफेरस, ये आ जाएंगे आपके पैलियोजोइक एरा में। तो आपको एरा ध्यान रखना होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं हम अर्ली रेप्टाइल्स की, जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देखो जितने भी लार्ज साइज्ड रेप्टाइल्स जिनका डेवलपमेंट हुआ वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायनासोर्स, थिकोडोन्स, थेराप्सिडा, पेलिकोसोर्स, साइनेप्सिड्स, ये सब के सब अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 350 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, यानी कि करीब करीब कार्बोनिफेरस वाला पीरियड, तब सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स आए थे, वो बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। इन अर्ली रेप्टाइल्स की ब्रांचिंग देखना, इन अर्ली रेप्टाइल्स से दो डिफरेंट रेप्टाइल्स डेवलप हुए, एक का नाम है साइनेप्सिडा और एक का नाम है सौरोप्सिडा। देखा, ब्रांचिंग समझना, इन्होंने जो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है, लाइंस आपको केवल ब्रांचिंग शो कर रही है। यानी अर्ली रेप्टाइल्स से दो अलग अलग एवोल्यूशनरी ब्रांचेस निकली, एक तरफ बने सौरोप्सिड्स और एक तरफ बने साइनेप्सिड्स। सौरोप्सिड्स पे देखता हूं मैं पहले तो। सौरोप्सिड्स से एक तरफ जो है धीरे धीरे डेवलप हो गए टर्टल्स, यानी मॉडर्न डे रेप्टाइल। इन्हीं सौरोप्सिड में एक तरफ तो कंप्लीट टर्टल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और दूसरी तरफ और ब्रांचिंग हुई, ठीक है। एक ब्रांच तो सीधा डेवलप हो गई लिजार्ड्स में, ठीक है, और जो एक ब्रांच जो थी दूसरी
वो जाकर डेवलप होती है बाद में थिकोडोंटिया में, थिकोडोंट्स। ये भी अब आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये थिकोडोंट्स अगर हम आगे उनको ट्रेस करें तो ये थिकोडोंट से एक तरफ तो बन गए थेरेप्सिड्स जो आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और एक तरफ बन गए डायनासोर्स, ये भी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इनसे एक ब्रांच निकल के बनी क्रोकोडाइल्स। यानी अगर हम बात करें तो सौरोपसीड्स से ही मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ है। टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टुअटारास, क्रोकोडाइल्स, ये सब क्या है? ये सब रेप्टाइल्स हैं। तो यहां से इन सब रेप्टाइल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है सब है सौरोपसीड्स से। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सौरोपसीड्स ही वो रेप्टाइल्स थे जो वो एंशिएंट रेप्टाइल्स थे जिनसे आज के टाइम के सारे मॉडर्न डे रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी तरफ देखता हूं मैं साइनेप्सिड्स की बात करता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैं सौरोपसीड्स को वापस ट्रेस करूंगा थोड़ा, एक मिनट देखिए। यहाँ पर ये सौरोपसीड्स की ब्रांचिंग देखो, यहाँ पे सौरोपसीड्स का ब्रांचिंग हुआ थिकोडोंट्स के अंदर, फिर थिकोडोंट्स आगे जाके और ब्रांच हुए, ठीक है, ये ब्रांचिंग होती गई, और उनकी ही एक ब्रांच तो डेवलप हो गई क्रोकोडाइल्स में, फिर एक और ब्रांच यहाँ पर आकर डाइवर्ट होती है, और एक तरफ इनसे बनते डायनासोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, और एक तरफ इनकी जो ब्रांच थी वो डेवलप हो गई बर्ड्स के अंदर। यानी ये बर्ड्स सब डेवलप किससे हुए हैं? रेप्टाइल्स से, और रेप्टाइल्स में भी कौन? सौरोपसीड्स। यानी यही सौरोपसीड्स मॉडर्न डे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ साइनेप्सिड्स की। साइनेप्सिड्स को ट्रेस करते हैं हम लोग, तो साइनेप्सिड्स धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, वो इवॉल्व हुए पेलिकोसोर्स के अंदर, ठीक है, और सीधा सीधा डेवलप हो गए मैमल्स में। यानी वो कौन से रेप्टाइल्स थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से रेप्टाइल्स थे जिनसे मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ है, तो अपना आंसर होगा साइनेप्सिडा। और वो कौन से रेप्टाइल्स थे जिनसे मॉडर्न डे रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो वो आंसर होगा सौरोपसिडा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की साइनेप्सिड्स आर मैमल लाइक अर्ली रेप्टाइल्स which gave rise to mammals। ये कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे जो मैमल जैसे थे, और इनसे ही मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ है। और सौरोपसिडा ये वो लिजार्ड्स थे, यानी ये वो रेप्टाइल्स थे, लिजार्ड जैसे रेप्टाइल्स, जिनसे अलग अलग डायनासोर्स, मॉडर्न रेप्टाइल्स और सभी बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको चीज ध्यान रखनी है, सौरोपसीड्स मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, साइनेप्सिड्स से डेवलप हुए हैं मैमल्स, और सौरोपसीड्स से डेवलप हुए हैं मॉडर्न डे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड डायनासोर्स ऑल्सो। तो डायनासोर्स का, मॉडर्न रेप्टाइल्स का और बर्ड्स का, इन सब का एंसेस्टर क्या है? सेम। गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं केवल इसको कंटेन रखना चाहता था एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी अदरवाइज एवोल्यूशन बहुत बड़ा है। ये पूरा एवोल्यूशन में आपको अगर डायनासोर्स का, उनकी फैमिलीज वगैरह सब कुछ लेकर चलूं तो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं बनाए जा सकते हैं। बट हमारा मेन फोकस नीट पे चल रहा है, बेसिक्स पे चल रहा है, तो हम लोग केवल उतना ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।